हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आज हमारा थंबनेल है, समाजशास्त्र की आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाले। ठीक है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, 150 मार्क्स का है और ये एकदम नया सब्जेक्ट है। ठीक है, न्यू सिलेबस में एकदम न्यू टॉपिक क्या है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, 150 मार्क्स का होगा ये पेपर भी, जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, केवल आंसर राइटिंग करेंगे। किस प्रकार हम अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे, इसमें इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पेपर 2 है, ये पार्ट भी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस, और मेरी आशा रहेगी कि मैं आपको आगे भी इसी प्रकार सेवाएं प्रदान करते रहूं, इसमें आंसर राइटिंग वाली प्रैक्टिस में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2020, ठीक है, 2014 के पहले, 14 के सिलेबस में चलते, उससे पहले ऑप्शनल होता था हमारे पास। ठीक है, पीएससी में ऑप्शनल का ऑप्शन होता था। जैसा कि आज मैंने देखा इंटरनेट में, ठीक है, कि 2014 के पूर्व भी ऑप्शनल था, उसमें सोशलॉजी भी सब्जेक्ट था। लेकिन 2019 तक के जब सिलेबस चेंज हुआ, तो कोई ऑप्शनल रखना बंद कर दिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। ठीक है, उसमें से सोशलॉजी उसने हटा दिया था। ठीक है, फिर 19 के बाद, ठीक है, 19 के बाद 20 में फिर नया सिलेबस आया। ठीक है, न्यू सिलेबस में उसने पेपर 2 के कुछ पार्ट, यानी कि पार्ट 2 में, सेकंड पेपर के पार्ट 2 में एक यूनिट उन्होंने क्या कर दी, सोशलॉजी की कर दी। इसमें समाज क्या है, समाज की प्रकृति क्या है, संस्कृति क्या है, सामाजिक समरसता क्या है, इस प्रकार के टॉपिक थे। लेकिन अभी पुनः 2024 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसमें उन्होंने एकदम 150 मार्क्स की क्या एक अलग ही सब्जेक्ट बना दिया, क्या, सोशलॉजी। ठीक है, सोशलॉजी उन्होंने अलग ही सब्जेक्ट कर दिया। अब देखिए, हम पहले जो 30 नंबर में पढ़ते थे, आज हम उसे कितने नंबर में पढ़ेंगे, 150 मार्क्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमारी जो क्लास होगी सिंपल सी होगी, कि हम लोग क्लास को डिकोड करें, जो हमारा सिलेबस है, सॉरी, सिलेबस को डिकोड करें कि सिलेबस है क्या और किस वे में उसको पढ़ना है, कितना याद करना है, कितना समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से एक सिंपल सा चीज में बोलूँ तो आपको सिलेबस, इस बार का जो नया सिलेबस है, आपको रटना ही नहीं है, केवल समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी, अप्रोच रखनी, सिंपल अप्रोच रखनी, ज्यादा ओवर अप्रोच नहीं रखनी अपने को, कि हाँ मैं एकदम सारे के सारे आंसर्स बहुत अच्छे लिख के आऊंगा। ये अप्रोच तो रखना ही नहीं है। आपके कुछ आंसर्स 20 होंगे, कुछ आंसर्स 21 होंगे, और कुछ आंसर्स आपके 15-16 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये पैटर्न ही रहा है, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा नया डालते हैं अपने सिलेबस में, जो सबको आश्चर्यचकित करके रखता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस है क्या समाजशास्त्र का। ठीक है, तो हमारी जो पहली यूनिट है, ठीक है, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा है कि समाज होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, समाज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, सोसाइटी। ठीक है, या हम लोग भी सोसाइटी बोलते हैं। तो होता क्या है सोसाइटी, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती है। जो व्यक्ति होगा उसकी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होंगी, और ठीक है, और जब वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संबंधों का जाल बनाता है, जैसे मान लीजिए आपको किसकी आवश्यकता है, आपको कृषि करना, और आपके पास उपकरण नहीं है, लेकिन आपको उपकरण चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति से, तो आपको कैसे संबंध बनाने पड़ेंगे, मित्रवत संबंध बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप अपने परिवार की वंश वृद्धि के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसके अंदर होता है विवाह, ये भी समाज के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, व्यक्ति की भिन्न भिन्न टाइप की आवश्यकताएं होती है। कैसी, कौन सी आवश्यकताएं होती है, भौतिक आवश्यकताएं, ठीक है, सामाजिक आवश्यकताएं, ठीक है, आत्मसंतुष्टि वाली आवश्यकता है। आपने इथिक्स में पढ़ा होगा, मैस्लो की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, उसके अंतर्गत व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं बताई गई हैं, और जब व्यक्ति इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है, और इन्हीं संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। बहुत सारे व्यक्ति होंगे, जैसा कि आपको ये थंबनेल में दिखाया गया है। ठीक है, ये हैं बहुत सारे व्यक्ति, इनका एक दूसरे पे जो संबंध स्थापित होगा,
वो उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा। और जब यही संबंध स्थायी और दृढ़ और विश्वास पर आधारित हो जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है, सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोसाइटी कहा जाता है। तो यही अवधारणा हमको पढ़नी है इस इकाई में या इस यूनिट में। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? समाज की भारतीय संकल्पना। ठीक है, कि समाज भारत के संदर्भ में किस प्रकार है। देखिए, भारत का समाज प्राचीन समाज रहा है। ठीक है, और वर्तमान जैसे हम देखते हैं सिंपल सा विशिष्ट समाज, परंपरागत समाज और आधुनिक समाज। तो समाज को हम लोग 3 रूपों में बांटते हैं। किसमें? भारतीय संदर्भ में, विशिष्ट, परंपरागत और आधुनिक। उसी में पढ़ेंगे आप कुटुंब, ठीक है, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र और परंपरा। इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुटुंब क्या होता है? कुटुंबी संबंधों से स्थापित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? कुटुंब कहा जाता है। इसमें केवल कौन सा संबंध होता है? रक्त संबंध होता है। लेकिन परिवार में क्या होता है? परिवार में आपके रक्त संबंध के साथ साथ बताइए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं परिवार में। ठीक है, और परिवार में परिवार के सदस्यों के अलावा उस घर में निवास करने वाले आपके सेवक, ठीक है, दास इत्यादि लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। आपने सुना होगा वर्तमान में तो प्रत्येक यानी कि वर्तमान में क्या पूर्व काल से ही आपने सुना होगा कुकुर यानी कि श्वान, कुत्ते को घर में रखा जाता था। कुत्ते को भी परिवार का सदस्य माना जाता था, पूर्व में भी और वर्तमान में भी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही छत के नीचे निवास करने वाले प्रत्येक जीवित समुदाय, जीवित समूह या फिर जीवित व्यक्ति या जीवित जीव को परिवार माना जाता था। ठीक है, और अभी भी माना जाता है। नातेदारी, किनशिप, ठीक है, किस किस के द्वारा निर्मित होती है किनशिप? एक विवाह के द्वारा, रक्त के द्वारा, एक काल्पनिक। ठीक है, 3 प्रकार से निर्धारित होती है आपकी किनशिप। ठीक है, वंश की, आप किस वंश के, आपका गोत्र क्या है? गोत्र एक ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक कालीन अवधारणा, ये भी हम लोग विस्तार समझेंगे। परंपरा, आपका ट्रेडिशन क्या है, आप किस रिचुअल्स, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, उसी में आ जाता है ये। ठीक है, समुदाय, कि आप किस समुदाय में रह रहे हैं। संस्था क्या है, संघ क्या है, संस्कृति क्या है, मानदंड और मूल्य, इन सब चीज का अध्ययन करेंगे। सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा और भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। जैसे आपने सुना होगा G20 की जो हमारी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व विशेषता है। क्या? वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व क्या है? एक परिवार है। और परिवार में कौन कौन शामिल होता है? प्रत्येक लिविंग यानी कि प्रत्येक जीवित वर्ग को क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। ठीक है, परिवार कहा जाता है। इसका चौथा चैप्टर क्या है? सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी परिवार होती है। शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण और संस्कार, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने बताए थे प्री में। ठीक है, अनुष्ठान विभिन्न संदर्भ। ठीक है, अनुष्ठान कैसे होंगे? विभिन्न संदर्भ में। जाति व्यवस्था क्या होगी? आश्रम व्यवस्था क्या है? पुरुषार्थ क्या है? ठीक है, विवाह क्या है? ठीक, ये एक नया शब्द मिला है यहाँ पे, समाज है। वैसे ये कौन सा है? समाज, विवाह पर धर्म और संप्रदाय का प्रभाव, इन सब चीज का अध्ययन करेंगे। आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह। ठीक है, ये क्या है? हमारी पहली इकाई है। दूसरी इकाई क्या है हमारी? कि भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां क्या क्या है, कि भारत का समाज किस प्रकार विविधताओं में एकता रखता है। ठीक है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के समाज रहते हैं और उन समाज में विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि का अनुसरण प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसी विविधता में एकता किस प्रकार है, और इसी एकता के सामने कौन सी चुनौतियां वर्तमान में विद्यमान है, उन चुनौतियों का अध्ययन हम लोग इस इकाई में करेंगे। क्या? भारतीय समाज की संकल्पना। ठीक है, इसमें भारत के लोग पढ़ना है। ठीक है, विविधता में एकता पढ़ना है आपको। फिर जनजाति, सांस्कृतिक विविधता, इसमें क्या पढ़ना है आपको? क्षेत्रीयता, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय सांस्कृतिक विविधता, की किस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक विविधता कैसी, या फिर उसमें किस प्रकार की संस्कृति विद्यमान है, किस प्रकार के पर्व का वो अनुकरण करते हैं, किस प्रकार के पर्व, त्योहार, फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, भाषाई विविधता क्या है? कि यहाँ पे पग पग में भारत में क्या भाषाई या बोली क्या होती जाती है? बदलती जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, 4 प्रकार की बोली मिलेंगी आपको। मालवी,
निमाड़ी, बघेली, बुंदेलखंडी, लेकिन उनमें भी अंदर उनकी भी सब यानी उप बोलियां हैं। ठीक है, तो उसका अध्ययन करेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति क्या है यहाँ की। ठीक है, जनजातीय समाज में किस प्रकार सांस्कृतिक विविधता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, ठीक है, वर्तमान में चल रहा है ये। ठीक है, आत्महत्या सुना होगा आपने, स्ट्रेस में लोग कर रहे हैं। जैसे अभी बहुत ही शानदार मैटर चल रहा है 87-13-13 का, जो 13% लोग हैं ओबीसी और यूआर। ठीक है, ये भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है किसका, आत्महत्या का। ठीक है, मैं कहीं से कहीं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन वर्तमान में जो न्यूज़पेपर्स में आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा जनसत्ता के एडिटोरियल आप पढ़ते होंगे, उसमें आपको मिल जाएगा कि भारत में अधिकांश जनसंख्या कौन करते हैं। देखिए 3-4 लोग करते हैं। एक किसान वर्ग करता है। ठीक है, आपने सुना होगा किसान वर्ग क्यों करता है। जैसे अभी आपने सुना होगा विदर्भ में कितने सारे किसानों ने आत्महत्या करी, क्यों करी, ऋणग्रस्तता के कारण। ठीक है, युवा वर्ग करता है। क्यों युवा वर्ग क्यों करता है, क्योंकि सबके अपने अपने भविष्य के चिंताएं होती, उन्हीं भविष्य की चिंताओं के पीछे वो स्ट्रेस में रहता है और अवसाद में रहता है, तो फिर वो गलत कदम उठा लेता है। ठीक है, ऐसे लोग करते हैं। युवतियां करती हैं, लड़कियां क्यों करती हैं, आपको रीजन मालूम ही होगा। ठीक है, बहुत सारे रीजन है इन सब चीज को निपटने के लिए। ठीक है, आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या क्यों हो रही है, साइबर अपराध। जैसे आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत जी का केस, बहुत ही अच्छा केस है वो। ठीक है, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, 2005 का अधिनियम लाया गया था। ठीक है, वर्तमान बहस, भारत में परंपरा व आधुनिकता, कि हम प्राचीन परंपरा को माने या फिर आधुनिकता को ग्रहण करें। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की समस्या, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण, इन सब चीज का अध्ययन करेंगे। और ये किस में, हमारे इथिक्स में भी है ये टॉपिक। किस में है, फोर्थ पेपर में भी आपको, फोर्थ पेपर के पार्ट ए में भी आपको मिल जाएगा क्या, राष्ट्र निर्माण। और ठीक है, इसमें राष्ट्र निर्माण की अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा, ये किसमें मिलेगा आपको, इथिक्स की यूनिट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें तीसरी इकाई क्या हमारी, ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र, की ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी। ठीक है, क्या है, ग्रामीण शहरी अंतर विद्यमान किस प्रकार है, ग्रामीणवाद क्या है और नगरीकरणवाद क्या है या नगरवाद क्या है। एक दूसरा इसका चैप्टर क्या है, किसानों का अध्ययन करना है आपको, किसान। ठीक है, 73वें 74वें संविधान संशोधन से पहले और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार है, ग्रामीण नेतृत्व की स्थिति क्या है, गुटबाजी क्या होती है, लोक सशक्तिकरण क्या होता है, कि लोग वर्तमान में जिस प्रकार पंचायती राज ने कार्य किया है, तो लोगों में क्या सशक्तिकरण की भावना डेवलप हुई है। ठीक है, उनको अपने अधिकार के प्रति क्या हुआ है, जागरूकता आई है उनमें। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के लिए क्या कर रहे हैं, आजकल आंदोलन हड़ताल जैसी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा इसमें चैप्टर है ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे, रणनीतियां। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान किस प्रकार है। चौथा इसमें क्या है, नगरीय समुदाय की विशेषता क्या होगी, नगरीय समुदाय में परिवर्तन किस प्रकार होगा और नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव क्या क्या है, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग इसी में। नगर नियोजन की अवधारणा, जैसे सुना होगा आपने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली विश्व की सबसे बेहतरीन नगर नियोजन प्रणाली में से एक थी। उस उसी के संदर्भ में वर्तमान में नगर नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट, अमृत मिशन। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, नगर नियोजन की अवधारणा में आते हैं। नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं किस प्रकार है। आपने सुना होगा अपशिष्ट की समस्या, ठीक है, ट्रैफिक की समस्या, अपराध की समस्या, संसाधनों पर अत्यधिक जोर, इस टाइप की समस्याएं आती हैं किसमें, भारत में नगरीय प्रबंधन को लेकर के। नाइट कल्चर वर्तमान में बढ़ रहा है, इन सब चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और चौथी यूनिट क्या है हमारी, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। भारत में औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, क्या भारत में औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिक समाज में वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, क्या देखेंगे आप इसमें। देखिए इसकी कुछ पॉइंट छूट चुके हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, परिवार शिक्षा पर स्थिरीकरण का प्रभाव। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए परिवार व शिक्षा पर स्थिरीकरण का प्रभाव।
ठीक है, ये जो यहाँ पे टाइप हो गया। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, वैश्वीकरण की चुनौतियां। ठीक है, वैश्वीकरण की क्या क्या चुनौतियां हैं, कि कैसे जब हमारा विश्व एक परिवार में बदला है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। फिर क्या है, समाजशास्त्र का भारतीकरण, कि किस प्रकार सोशलाइजेशन हुआ किसका, भारत का। ठीक है, निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसा वजह है, इसका शिक्षा का क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या है, तीसरा चैप्टर है सामाजिक संरचना विकास, सुविधा प्रदाता अवरोधक विकास, सामाजिक आर्थिक समानता असमानता। सामाजिक संरचना किस प्रकार विद्यमान है, हमारा एकल परिवार है या फिर संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार है तो किस प्रकार वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, कैसे उनका विकास हुआ है, किस प्रकार की उनको सुविधाएं मिल रही हैं, अवरोधक क्या है, विकास और सामाजिक आर्थिक समानताएं असमानताएं क्यों है उनमें। ठीक है, सांस्कृतिक और विकास सहायक क्या है, संस्कृति और विकास सहायक बाधक के रूप में संस्कृति क्या है। ठीक है, सांस्कृतिक और विकास के सहायक और बाधक के रूप में संस्कृति क्या है, और उत्तर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही में भारत में जनसंख्या वृद्धि कहाँ से लेकर के, जनसंख्या वृद्धि और वितरण 1901 से वृद्धि, उसका कारण और प्रभाव का अध्ययन करेंगे। फिर नई अवधारणा क्या है, प्रजनन क्षमता अध्ययन करना अपने को, मृत्यु दर, बीमारी, रुग्णता को बीमारी कहा जाता है, प्रवास, और आयु और लिंग संरचना का अध्ययन करना है। ठीक है, इन सब चीज का अध्ययन किस में करेंगे, हम लोग इकाई 4 में करेंगे। अब यूनिट 5 क्या है, हमारी मानव संसाधन विकास, पुराना टॉपिक है ये, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। जैसे मैं बता दूं नई चीजें क्या क्या ऐड हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका विजन क्या है, सिद्धांत क्या है, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, इन सब चीज की अवधारणाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सामाजिक वर्ग तथा उनके कल्याण कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिला, विशेष अधिकार प्राप्त, विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक परियोजना से 1600 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, तो उनके मुद्दे क्या क्या है, जैसे मुआवजा वाला मुद्दा होता है। ठीक है, उनकी संस्कृति का ह्रास होता है। ठीक है, और एक उस क्षेत्र में निवास कर रहे तो उससे उस क्षेत्र से भी लगाव हो जाता है। इन सब चीज का अध्ययन करेंगे इसमें। फिर क्या है, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, कि सबसे पहले तो उनको समाज के द्वारा शिक्षा से वंचित रख दिया जाता है। सिंपल सा कारण होता है कि लड़कियों को पराया धन माना जाता है समाज के द्वारा। ठीक है, दहेज प्रथा जैसी समस्याएं होती है। ठीक है, उन सब चीज के लिए क्या होता है, बालिकाओं की शिक्षा में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात तीसरा टॉपिक क्या हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम विस्तार शिक्षा, इसे प्रसार शिक्षा भी कहा जाता है। पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन की भूमिका किस प्रकार है। ठीक है, एनजीओ की भूमिका। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुना होगा, इस प्रकार भारत में अभी एक योजना चल रही है, आपने सुना होगा लखपति दीदी योजना। ठीक है, वो किससे संबंधित है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है, और यूनिस खान ने कंसेप्ट दिया था, बांग्लादेश के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या दिया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट दिया था। इसको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक संरचना किस प्रकार है, उनमें कौन कौन से रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा है, जनजातियों में किस प्रकार का विश्वास है, विवाह कौन कौन से होते हैं उसमें, रिश्तेदारी क्या है, धार्मिक विश्वास, परंपरा, त्योहार और उत्सव, इस चीज का अध्ययन करना है इसमें। और साथ ही मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति किस प्रकार है, मालवा संस्कृति क्या है, निमाड़ संस्कृति क्या है, बघेलखंड संस्कृति क्या है, बुंदेली संस्कृति क्या है, इन सब चीज का अध्ययन इस यूनिट में हम लोग करने वाले स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलेबस हमको किस प्रकार से कवर करना है। देखिए, लग रहा है आपको कि बहुत ही लेंथी है, लेकिन बहुत ही सरल यूनिट है। ठीक है, कैसी यूनिट है, बहुत ईजी यूनिट है, और आपको केवल इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है, समझना है। क्या करना है आपको, पहले तो समझना है। ठीक है, पहले तो एक बार रीड करना है, फिर समझना है। जब आपको दोनों नहीं हो पा रहा है तो आप याद करने का एक ऑप्शन है। ठीक है, ये आप मेथड कर सकते हैं। और जब आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे समाजशास्त्र को, तो मैं कह सकता हूं कि आप 150 में से 90 स्कोर कर सकते हैं। मिनिमम स्कोर है आपका 90। ठीक है, आप 90 स्कोर आसानी से कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, इसकी क्लासेस में कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, आंसर राइटिंग क्लास। आज
केवल हम लोग सिलेबस पढ़े हैं कि कहाँ से हम लोग को पढ़ना है। देखिए बुक में आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मार्केट में जो किताब चल रही, जहाँ से मैंने पढ़ा हूँ, वो दर्पण की किताब है, दर्पण पब्लिकेशन, ठीक है। राकेश नागर सर जी की किताब है, आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर और भी कोई किताब है, दृष्टि वृष्टि, तो आप देख सकते हैं। देखिए मैं एक ही सोर्स को फॉलो करता हूँ मेंस में, इसलिए मैं ज़्यादा बुक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जो मैंने पढ़ी वही मैंने बता दिया, बाकी आपकी इच्छा है कि आप कहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो अब वो देखते हैं हम लोग कि आंसर राइटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने आपको उद्यमिता की क्लास में बताया था, मैं फॉलो करता हूँ किसको, सीपीआई को, सीपीआई और डब्ल्यू, इसको सीपीआई और डब्ल्यू। सी यानी कि आपका कंटेंट, पी बोले तो प्रेजेंटेशन, और आई बोले तो इनोवेशन। ये तीनों चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। जब ये तीन चीजें फुलफिल हो जाती हैं आपकी किसी भी आंसर में, ठीक है, तो ये आपको मार्क्स तो देगा, सिलेक्शन भी देगा आपको। क्या देगा ये, सिलेक्शन भी देगा। लेकिन जब आपका डब्ल्यू इसमें ऐड हो जाता है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, राइटिंग, जब आपकी राइटिंग ऐड हो जाती है तो क्या मिलेगा आपको, रैंक मिलेगा। क्या मिलेगा, रैंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी आपको सेकंड क्लास पोस्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ आपकी क्या लग जाएगी, रैंक, डीसी डीएसपी, ठीक है। जब आप चारों चीजों को कंबाइन कर देंगे, क्या, एक बार फिर से, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन, ठीक है, कि आपका कंटेंट है क्या, आपने उसे किस तरह प्रेजेंट किया है, और किस तरीके से आपने उसमें इनोवेशन किया है। जब ये तीनों चीजें हो जाती है तो आपकी क्या देखी जाएगी फिर, राइटिंग। यदि आपकी चारों चीजें अव्वल है, तो जो मैं आपको 90 स्कोर बताया था, इसे पहुंचने में समय नहीं लगेगा, 110 मार्क्स हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे, 110। इतना फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन हाँ 10 से 5 नंबर का फर्क पड़ता है, तो आप 100 नंबर काउंट कर लीजिए, बाकी 5 नंबर उसकी स्वेच्छा से रख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि हमको किस प्रकार नए वाले सिलेबस के हिसाब से समाज शास्त्र का अध्ययन करना है। अब देखिए समाज शास्त्र में हम लोग सिंपल सी चीजें कि हम इसका इंट्रो किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए उसने पूछा परिवार क्या है, तो एक फेमस सामाजिक थिंकर है क्या, मेकाइजर और पेज, तो इनके हिसाब से डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको किसकी, परिवार की, ठीक है। कुटुंब की डेफिनेशन लिखने के लिए, यानी कि सिंपल सा मैं कहूँ कि आप किसी भी परिभाषा को लिख रहे हैं तो किसी भी दार्शनिक चिंतक का नाम जरूर लिखें, और लिखें कि इसके द्वारा ये कहा गया है परिवार को, या परिवार की डेफिनेशन इस प्रकार है। यदि मान लीजिए उन्होंने पूछा पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज को क्या लागू करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, प्रत्येक राज्य के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसी आर्टिकल को मध्य नजर रखते हुए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्यों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार भारत में पंचायती राज्यों का वर्णन भारत के संविधान में भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर के कहां तक के, ओ तक के, आई तक के हैं, पी तक के हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा आंसर। यदि मान लीजिए यहीं से हम सिलेबस से एक टॉपिक उठाते हैं, कोई भी एक टॉपिक, ठीक है। अब क्या है, वैश्वीकरण की चुनौतियां, ठीक है। अब वैश्वीकरण है क्या, तो आपको क्या, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि कब प्रारंभ हुआ था, 1991 में प्रारंभ हुआ था। अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप एक दो लाइन में। अब ये किस प्रकार वैश्वीकरण हुआ भारत का, ठीक है। क्या इससे पहले हम लोग दूसरे देश से बात नहीं करते थे, करते थे। क्या हम अपने विचारों को, तकनीक को एक देश से दूसरे हस्तांतरित करते थे, नहीं करते थे। उन सब चीज का ओपन अप कर देना ही क्या है, वैश्वीकरण है, ठीक है। ये हो गया ग्लोबलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एलपीजी, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जब ठीक, अब कौन कौन सी चुनौतियां उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप क्या बताने पड़ेगा, 1991 में एलपीजी की अवधारणा अपनाई गई थी, उन्हीं में से एक क्या है, वैश्वीकरण है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, और उसके सामने विद्यमान चुनौतियां इस प्रकार है।
कंक्लूजन लिखेंगे, इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। डेट्स इट, यही लिखना है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो किस प्रकार हम अपने समाज शास्त्र के आंसर्स को ठीक कर सकते हैं। बाकी मैं हर दिन आपको सोशलॉजी और उद्यमिता की डेली मेरी क्लासेस चलेंगी आंसर राइटिंग की। ठीक है, आप देख सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, है ना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस।